नमस्कार। तो आज जो लोग रिकॉर्डिंग वीडियो देखेंगे उनके लिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। आज मेरा टारगेट है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग सिखाना। अब तक हम बेसिक बातें कर रहे थे, मुगलों के पतन पे फोकस कर रहे थे, कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। मैंने सोचा पहले कुछ नॉलेज दे दूं और उसके बाद उसी नॉलेज के आधार पे एक नमूना, एक एक सीन दिखाना चाहता हूं कि कैसे हम अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया कि मान लो एक क्वेश्चन आता है मुगलों के पतन के कारण, जिसपे तुम 3-4 दिनों से हम और आप बहस कर रहे हैं। मुगलों का पतन, ये आमिर ये आया वो आया, इसी पे 3 दिनों से 4 दिनों से चर्चा चल रही है। तो अब इन मेहनत को सांचे में ढालने की जरूरत है कि कैसे हम सिखाएं। आंसर, एक दो बच्चों ने आंसर लिख के भेज दिया और कहा सर इस पे आप अपना चेक करके मुझे बताइए। मैंने आंसर को देखा और मुझे लगा कि ये बच्चा मेहनती है, तो इसको एक नमूना दिखाऊं कि आंसर तुम इंप्रूव कैसे करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। और थोड़ा रिकॉर्डिंग लेट किया मैंने, इसलिए बोर्ड पे आपको पहले से लिखा हुआ दिख रहा है। मैंने 3 ले लिया स्टूडेंट को। एक वो जो आंसर लिखने आता है जिसको ऑप्शनल का, आप में से कई ऐसे होंगे जिनको आंसर का ऑप्शनल का आंसर लिखने आता होगा। एक वो जो जीएस के आंसर में और ऑप्शनल के आंसर में अंतर नहीं कर पाता है, उसको सावधान बायस पसेरी नजर आता है। सावधान बायस पसेरी मतलब जीएस के आंसर्स को और ऑप्शनल के आंसर में क्या फर्क हो सकता है। तो थोड़ी निपुणता, तब तो जीएस वाला यदि ऑप्शनल में भी नंबर ले लेता, तब फिर जो एक्सपर्ट है वो क्या करेगा बैठ के, जो अच्छा स्टूडेंट है वो क्या करेगा। तो क्या फर्क क्या होना चाहिए, कैसे आप इतिहास, जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आप ऑप्शनल लेवल की स्टडी करके आए हैं। ऑप्शनल का लेवल थोड़ा तो आप होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मुगलों के पतन का कारण। सामान्यतः बच्चा मुगलों के पतन का कारण यदि आ जाए और वो देख ले कि 25 अंक का है, तो 90%, 60 से 70 नहीं, 80 नहीं, 90% बच्चों को मैं देखता हूं जो अनुभवी नहीं है। जो यूपीएससी वाले हैं उनकी अलग बात है, कई ऐसे मजे हुए खिलाड़ी होते हैं जिनके पास अच्छा आर्ट होता है लिखने का, जिनका आंसर राइटिंग अच्छा है, जिनकी आंसर राइटिंग खराब है, जिनको मुख्य परीक्षा में नंबर नहीं आते, वो गलती यही, चूक यही करते हैं। कई मेरे भाई बहनों ने फोन किया कि सर हम 3 बार मेंस लिखे हैं। एक मेरी खुद की गुड़िया है ज्योग्राफी ऑप्शनल में, उसने 2 बार मेंस लिखा है और अभी खुद वो सब इंस्पेक्टर है, वो वाला कस्टम में, विष्णु प्रिया। वो अब वो 2 बार 3 बार आंसर लिख चुकी है, लेकिन बच्ची कहती है सर नंबर बहुत कम कम आते हैं। तो उसका कारण मैं खुद बतलाने के लिए आज की क्लास ऑर्गेनाइज किया हूं। पढ़ाने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हम शुरुआत कैसा करते हैं। हम एक एवरेज आंसर लिखते हैं। जैसे मुगल का पतन है तो परिचय में हम लिख देते हैं कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। यही गड़बड़ हो गया। पूछा था क्या तुमसे उसने कि संस्थापक कौन थे? क्या लगता है जो चेक कर रहा है उसको नहीं पता है कि संस्थापक कौन थे? तो कुछ नया बताओ उसको, जो उसको नहीं पता हो। अब आप कहेंगे सर उसको तो सभी पता होगा, लेकिन बताओ तो कुछ, तुम प्रयास तो करो कुछ अलग बताने का। ये तो सब लिखेगा। जैसे ही देखेगा मुगल का पतन तो पहला लाइन यही होगा, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। और मुगल वंश के प्रमुख शासक अकबर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, फलाना ढिमका थे। ये इंट्रो में जैसे ही देखेगा वो समझ जाएगा कि ये जीएस स्टैंडर्ड का बच्चा है। फोकस्ड आंसर नहीं है इसका, ये राम कथा वाला आंसर है। मतलब कुछ भी पूछे सब लिख दो। और उसके बाद फिर वो भी बच्चा यहां लिखेगा कि ये शासक, जो उसके बाद जो शासक आए वो योग्य शासक नहीं थे और कई तरह के षड्यंत्र होने लगे, इसलिए मुगलों का पतन हुआ। मुगलों के पतन के कारणों को निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। और कुल मिला के 10-12-15 पॉइंट वो भी रख देगा इसमें। पहला पॉइंट हो गया योगत उत्तराधिकारियों का अभाव, दूसरा पॉइंट हो गया वजीरों का षड्यंत्र या फिर आमिरों की गुटबंदी या षड्यंत्र, तीसरा पॉइंट हो गया धन का अभाव या कर के वसूली में कमी या फिर भ्रष्टाचार में वृद्धि। भ्रष्टाचार भी मुगलों के पतन का कारण था। ये भी लिख देगा औरंगजेब की दक्षिण नीति, औरंगजेब की राजपूतों से विमुखता या औरंगजेब की अति धार्मिक कट्टरता। ये सारे पॉइंट इसने लिखे हैं। पॉइंट तो अच्छे डाले बंदे ने, बट इंट्रोडक्शन ने उसका इमेज खराब कर दिया और उसको किस कैटेगरी में ला के रख दिया? जीएस की कैटेगरी में। और एक बच्चा तो वो होता है जो ऐसा ब्लंडर मिस्टेक कर देता है जिससे एग्जामिनर का मूड ही ऑफ हो जाए। ब्लंडर मिस्टेक क्या है? मतलब फैक्ट, इंट्रोडक्शन में ही फैक्ट की ऐसी की तैसी। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था कि यदि तुमने लिख दिया कि शेरशाह सूरी मुगलों के प्रसिद्ध शासक थे, गया तुम्हारा, गया चौपट।
या तुमने लिख दिया कि कोई गलत फॉल्ट फैक्ट फैक्ट कभी भी गलत फैक्ट नहीं लिखना चाहिए इंट्रोडक्शन में। बॉडी में यदि एक दो गलत हो गया तो माफ है, लेकिन इंट्रोडक्शन में कभी कोई गलत फैक्ट नहीं डालना चाहिए। बहुत चेहरा साफ होना चाहिए, भले इधर और इधर से बदबू आता हो, चेहरा जो इतना सा तुतना है इसमें फेयर एंड लवली लगा होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन चेहरा होता है जिसमें आपका एक फिनिशिंग होना चाहिए, ठीक है। फेस वॉश लगना चाहिए उसमें, पूरी बॉडी में फेस वॉश लगे ना लगे, चेहरा साफ होना चाहिए। तो ये पोर्शन तो गलत हो जाता है, इसको हम 0/सन्नाटा और 2 नंबर में रखते हैं। 2 नंबर उनको जो गलत नहीं किया फिर भी लेवल लो है, एक ही चीज रिपीट कर रहा है बार बार। 4 पैराग्राफ लिखा है, चारों में एक के बात लिखा है, चारों पैराग्राफ में 4 बात लिखोगे तब ना वो तुमको 4 नंबर देगा। और चारों पैराग्राफ में एक के बतवा दोहरा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, ठीक है। अब रही बात यहां पे, ये लिखता तो बहुत पॉइंट है, इसने 15 पॉइंट लिख डाले, लेकिन इसकी जो शुरुआत थी उस शुरुआत में और जो वर्णन था लिखने का तरीका, इसमें इसने कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, तो ये जीएस का आंसर माना जाएगा। स्टैंडर्ड छात्र यानी हम ऑप्शनल वाला छात्र उनको मानते हैं जिनको मार्क्स ज्यादा आएगा। एक बार जब हम ऑप्शनल की क्लास में हिस्ट्री कैसे तैयार करें या फिर ज्योग्राफी कैसे तैयार करें बता रहे थे, और वहां पे हमने लिख दिया था कि 25 में 18 आ सकता है, तो कमेंट में एक महापुरुष कहे कि सर कैसे आप बोल दिए कि 25 में 18 आ सकता है। सर हम बहुत अनुभवी हैं, बहुत बार मुख्य परीक्षा दिए हैं, 9 आ जाए 10 आ जाए यही बहुत है सर, इससे ज्यादा नहीं आता। दरअसल उस बच्चे का जो कमेंट था ना वो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से था। जीएस में मार्क्स कम आते हैं क्योंकि जीएस का स्टैंडर्ड लो होता है आंसर का। यदि ऐसा वाला आंसर जीएस में डाला जाए ना तो यहां भी मार्क्स बढ़ेंगे थोड़े, क्योंकि जीएस का जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो एक ऑलराउंडर होता है लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं होता है। तो स्पेशलिस्ट नहीं होने के कारण जब उसको स्पेशल कोई आंसर मिलता है तो उसका आंखें चमक जाती है, वाह कुछ नया किया है, कुछ एक्स्ट्रा किया है, कुछ स्पेशल किया है। तो ये लेवल यहाँ पे यूज, इसको हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। यदि ये उठा के यहाँ लिखता होगा वो तो बिल्कुल सही कह रहा था, 8 नंबर से ज्यादा उसको 9 कैसे आ जाता था, हमको शक हो रहा है, उसको तो 8 आना चाहिए था, ठीक है। वो कह रहा था कि 9 से ज्यादा नहीं आता, हम कह रहे हैं 8 आना चाहिए था, यानी थोड़ा सा अच्छा लिखता होगा वो। यहां हमने कहा कि कैसे स्टार्ट करो तुम आंसर को। इंट्रोडक्शन किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, किसी इतिहासकार के कोटेशन से, या इंट्रोडक्शन में जो एकदम मेन कीवर्ड है ना उस कीवर्ड को तुम डिफाइन करके लिख सकते हो। इन दोनों मेन कीवर्ड यही है, मुगल का पतन ही कीवर्ड है, तो पतन को ही डिफाइन करना होगा कि पतन मतलब क्या, मुगल का पतन से मतलब क्या तात्पर्य है, कि मुगलों का साम्राज्य पहले इतना बड़ा था और फिर साम्राज्य इतना छोटा हुआ, ये तुम पतन पे बात कर रहे हो। या तुम शुरू कर सकते हो कि जिस समय मोहम्मद शाह शासन कर रहे थे और रंगीला शासन कर रहा था, तो शासन सिकुड़ करके कहां तक रह गया था, बस मतलब दिल्ली, लाल किला और दिल्ली तक रह गया था, लाल किला और दिल्ली तक रह गया था शासन। जो मुगल साम्राज्य, ऐसा डायलॉग यदि तुमको कोटेशन नहीं आता है, यदुनाथ सरकार को तुम कभी जानते ही नहीं थे, तो ऐसा नहीं है कि तुम घटिया क्वालिटी के स्टूडेंट हो गए, नहीं, तुम दूसरे तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हो। सबका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन तरीका होना चाहिए क्या, प्रभावी। मैंने कहा फोकस करने के लिए पतन पे, सिर्फ पतन की बात करेंगे, स्थापना की, जन्म की बात नहीं करेंगे। मरनी का सीजन हो, यानी मरनी का सभा हो रहा हो, और उसमें आके हम जन्म वाली खुशी की बात करें, जन्म की कोई तुल्य ही नहीं, कोई उसका वैल्यू ही नहीं है जन्म का। शादी विवाह कब हुआ, बारात में। अब मान लीजिए किसी का मृत्यु सभा है, आप मृत्यु सभा में गए और आपको 2 शब्द बोलना था और आप शुरू हो गए, हमको याद है जब हम बारात में गए थे खूब मस्ती किए थे, तो ठीक है आपका, लेकिन जायज नहीं है कि दारू पी रहा था ये, हम भी दारू पी रहे थे और वहीं पर पकड़ा गए, पप्पा आए चपले चप्पल मारे। मृत्यु सभा चल रही है, कॉमेडी नहीं चल रहा है। यानी कि अप्रासंगिक शब्दों से बचना है। प्रासंगिकता किसकी है, रिलेवेंस किसका है, डिक्लाइन का। तो हम डिस्कस किस पे करेंगे, डिक्लाइन पे। और डिक्लाइन रिलेटेड कोई बहुत ही जबरदस्त लाइन रट लें, याद रखें तो बहुत अच्छा है। जैसे यदुनाथ सरकार का जो लाइन है ना, कि जब स्वर्ण को जंग लग जाए, जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करे, ये एक सांकेतिक पंक्ति है। यहां स्वर्ण से तात्पर्य उन मुगल शहजादों से है, ठीक है, और जंग से तात्पर्य उन षड्यंत्रकारी आमिरों से है, वजीरों से है। और यहां लोहा से तात्पर्य मुगलिया सल्तनत की शाही सेना और उसके खजाने और उसके विस्तृत साम्राज्य से है, वो बड़ा साम्राज्य, ठीक है। तो तुम कोटेशन डाल के
इसी कोटेशन को, जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करे। तो ये जो कोटेशन है ना, इस कोटेशन को लिखने के बाद थोड़ा इसको डिफाइन भी कर सकते हो आप एक दो लाइन में, ठीक है। इस कोटेशन को लिखने के बाद ये कोट कर सकते हो कि यहां यदुनाथ सरकार जो है बात कर रहे हैं स्वर्ण यानी मुगल शहजादों से, और जंग यानी आमीरों और षड्यंत्रकारियों से, और लोहा का तात्पर्य मुगल सेना, शाही सेना और साम्राज्य से है, ठीक है। उसके बाद बात कर देंगे, ये हुआ मेरा स्टार्टर, शुरुआत। इसके बाद हम बात करेंगे कि मुगलों के पतन के कारणों को लेकर इतिहासकार दो गुटों में बटा है। याद करो, जिस दिन फर्स्ट डे पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि मुगलों के सेकेंड या थर्ड डे था वो, मुगलों के पतन के कारणों के संदर्भ में देखो हम सिर्फ टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि मुगल की स्थापना बाबर ने की, हमने ये नहीं लिखा कि उसने इब्राहिम लोदी को हराया, हमने ये भी नहीं लिखा कि उसको इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था, ये सब नहीं लिखा, बकवास। हमसे पूछा पतन, तो हम पतन पे बात कर रहे हैं कि मुगलों के पतन के कारणों के संदर्भ में इतिहासकार दो गुटों में बटा है। एक गुट या पहला गुट जो है वो ये मानता है कि मुगलों का पतन हुआ, उसके लिए जिम्मेदार औरंगजेब है। तो उन गुटों में नाम भी दे देंगे कि जो एक गुट है जिनमें यदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकार, एसआर शर्मा जैसे इतिहासकार, लिवरपूल जैसे इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि औरंगजेब की गलती ने मुगलों को विनाश के रास्ते पर अग्रसर किया। जबकि इतिहासकारों का दूसरा गुट है जिसमें सतीश चंद्रा शामिल हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार, इरफान हबीब शामिल हैं, अथर अली शामिल है, सिरीन सूरी शामिल है, सिरीन मुसवी शामिल हैं। ये मानते हैं कि केवल औरंगजेब को किसी साम्राज्य मतलब मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराना अनुचित है। दरअसल मुगलों के पतन का कारण बाबर के काल में ही बोया जा चुका है। देखो हम बाबर को याद किए लेकिन पतन के संदर्भ में याद किए, स्थापना के संदर्भ में याद नहीं किए। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन था ये दो पैराग्राफ में था। पहला पैराग्राफ जो था एकदम ताज था, बिल्कुल मुकुट का जो कलगी था, नहीं होता जो दुल्हा के मोर में जो ऊपर मोर लगा रहता है ऊपर, कलगी था, वो एक कोटेशन था और प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ शर्मा का कोटेशन था। और उसके बाद वाले पैराग्राफ में भी हम भटके नहीं है मेरे दोस्त, भटकना नहीं है। हमने उसके बाद के पैराग्राफ में बताया कि इतिहासकार दो गुट में बटा है। एक ग्रुप कहता है कि औरंगजेब जिम्मेदार था, दूसरा ग्रुप कहता है कि पहले से ही बीजारोपण हो चुका था। यानी जिस समय जन्म हुआ भारत में मुगल साम्राज्य का, उसी समय उस पतन के भी बीज बोए जा चुके थे। यानी बाबर द्वारा उत्तराधिकार का नियम, कितना छोटा छोटा बच्चा आ गया है बैच में। सुनिए इधर, आप अभी समझ अपनी विकसित कीजिए, अंदर की जो खोपड़ी है उसको विकसित कीजिए। कोई कुछ कहे तो उसको समझिए कि ये क्या कह रहा है। बाकी ये जो बैच है ना, इसमें हम तीन चार चीज आपको देंगे। नन्हा बालक हैं आप, मासूमियत पे तरस भी आता है, थोड़ा थोड़ा दया भी आता है कि मेरा बच्चा जो है अभी मैच्योर नहीं है, पूरी तरह से तैयार नहीं है बीपीएससी के लिए। तैयार होना होगा मेंटली। आप जो बातें हम कर रहे हैं ना, इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से। यदि आप लिखने लगेंगे तो ध्यान शब्द की बेइज्जती हो जाएगी, अपमान हो जाएगा। ध्यान एक बार में एक ही चीज पे केंद्रित होता है। ध्यान को क्या करना होता है? केंद्रित करना होता है। केंद्र ये है, यदि सर्कल है ना और ये केंद्र है, तो केंद्रित का मतलब होता है इस पे फोकस करना, केंद्र पे फोकस करना। और केंद्र किस पे है? केंद्र में सुनना है, आपको मुझे ध्यान से सुनना है। यहां ना तो यदुनाथ सरकार इंपॉर्टेंट है और ना ही वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार सुनते 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 दिमगबे में बैठ जाएगा ये बात कि सोनमा को जंग लग जाए तो लोहवा का की कसूर है, क्या करेगा लोहा। सुनना है ध्यान से, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक, मैं ऐसा कहना नहीं चाहिए बट कह रहा हूं कि आप पढ़ने की भी कला, कैसे पढ़ना है ये तरीका सीखना होगा, धीरे धीरे इंप्रूव करना होगा अपना। रही बात, आपको डर लग रहा होगा अंदर अंदर कि आपको याद नहीं रहा, तो आप भूल गए तो लिख लेंगे, तो क्या जरूरी है कि लिखा हुआ चीज याद रह जाएगा। ध्यान से सुनिए। और हाँ, मन को एक बात कह दीजिए कि ये आदमी बोला है कि नोट्स देगा, ठीक है। क्या देगा ये?
अब अंतरात्मा को थोड़ी तृप्ति मिलेगी, भटकेगा नहीं मन, और आपका भटकता है तो आप हमें भी भटकाएंगे तो नहीं भटकाएंगे। ठीक है, बुद्धि थोड़ा बड़ा कीजिए, छोटा बुद्धि से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है, बुद्धि बड़ा कीजिए। हम जब कहें लिखने तब लिखिएगा, और जब हम नहीं कहें लिखने तो तब नहीं लिखिएगा। अभी हम नहीं बोले लिखने तो नहीं लिखिएगा, ठीक है? ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी बड़ा तरस आता है आप कि कोई बच्चा वाला बात पूछ लेता है, कोई बहुत छोटा नन्हा बच्चा वाला बात। अभी समझिए ना, एक मॉडल बता रहे हैं, मॉडल बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं कि अगला आंसर जब आप लिखने बैठे हैं तो मेरी ये बात आपके दिमाग में कौंधे कि सर ने क्या बोला था। सर ने बोला था कि लिखो ना तो जो पूछे केवल उसी पर बात करो, और बात करो तो ऑप्शनल में कोशिश करो कोई कोटेशन उठाने का, किसी की पंक्ति, इतिहास, हिस्टोरिकल कोटेशन दिमाग में रखने की कोशिश। यदि कोटेशन याद नहीं रहे, सपोज दैट एक और उसका ऑप्शन विकल्प दे रहे हैं, कोटेशन याद नहीं रहे तो कोशिश करो आप कि बातें ऐसी ही करो जो बिना कोटेशन के भी बात कर सकते हो, ऐसी ही सीधे शुरू हो जाओ कि मुगलों के पतन के संदर्भ में इतिहासकार दो गुटों में बटे हैं। इसको रटना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा? हमको तो लगता है सुन लिया, दो गुट में बटा था। हाँ ठीक है, दो गुट में बटा था, याद हो गया। रट्टूमल नहीं बनना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है? तो यहां के बाद हमने एक पैराग्राफ पहले कोटेशन डाला, नहीं रहे कोटेशन तो सीधे यही एक नंबर बन जाएगा। ये अब्सेंट है यदि तो ये एक नंबर बन जाएगा कि मुगलों के पतन के संदर्भ में इतिहासकार दो भागों में बटे हैं। ठीक है, दो भागों में बटे हैं, और एक भाग जो है वो मानता है कि औरंगजेब जिम्मेदार था। ये चौथी बार बोल रहा हूं ये लाइन, ठीक है, चौथी बार से ज्यादा। और दूसरा भाग ये मानता, हमको कोई इतिहासकार का नाम याद नहीं है, थोड़ा देर के लिए सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि हम भोंदू हैं और हमको कोई इतिहासकार का नाम वाम याद नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ज्यादा नंबर चाहिए, नाम नंबर के मामले में हम कम्प्रोमाइज नहीं करते। तो हम क्या लिखेंगे सर? उसका आंसर है इतिहासकार को सूली पे चढ़ा दीजिए, बाकी आप सीधे लिखिए कि मुगलों के पतन के संदर्भ में इतिहासकारों का गुट दो भागों में बटा है, और एक गुट मानता है कि औरंगजेब जिम्मेदार था, और दूसरा गुट मानता है कि केवल औरंगजेब को जिम्मेदार मानना उचित नहीं होगा, पतन का बीज उत्थान के साथ ही बो दिया गया था। यानी जिस समय बाबर ने साम्राज्य की स्थापना की उसी समय से पतन के भी बीज बो दिए गए थे। बस इतना काफी है। उसके बाद वाला जो सेक्शन होगा, हमने पतन की बात कर ली और इतिहासकारों की बात कर ली, उसके बाद हम एक मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे कि पतन के कारणों को इस मॉडल से दिखाया जा सकता है। बीच में लिख देंगे मुगल के पतन के कारण, और जितने पॉइंट हमें यहां इसने यहां डाला था उन सारे पॉइंट को फुर्ती से यहीं डाल देंगे। ऐसा करना एक बहुत ही बेहतर चालाकी मानी जाती है कि यदि हम ऐसा करेंगे ना कि पतन के कारण को एक मॉडल से दिखा देंगे छोटे छोटे पॉइंट में, ठीक है, और उन मॉडल्स को भी थोड़ा बांट देंगे कि ये सामाजिक कारण था, ये आर्थिक कारण था, ये धार्मिक कारण था, ये सैनिक कारण था, ये अन्य कारण थे, तो एग्जामिनर को एक बात, एक मैसेज जाएगा कि ये इजी टू चेक है। यानी इस आंसर को चेक करना भी आसान है कि आगे इन पॉइंट पे ये चर्चा करेगा, तो ये चर्चा देख के इसको इन चर्चा के संदर्भ में भी रुचि आ जाएगी, वो आगे भी देखेगा। और दूसरी बात, आपको मार्क्स अच्छे देगा इसी कारण से। तो आप अब यहां पे एक मॉडल बना दिए तो पेज तो ये कवर अप हो गया, अट्रैक्टिव भी हो गया, ज्यादा ओवरलोड भी नहीं दिख रहा है। दूसरे पेज पे जब जाएंगे तो जितने पॉइंट का जिक्र यहां किए हैं उन पॉइंट को पॉइंट के अंदर पॉइंट बनाने का आदत डालिए। मतलब ये भाई ने हेडिंग दिया, अंडरलाइन किया और सीधे लिख दिया 4 लाइन, हेडिंग दिया, अंडरलाइन दिया और 4 लाइन लिख दिया पैराग्राफ की तरह। आप पैराग्राफ की तरह मत लिखना। तो फिर आप कैसे लिखोगे? आप क्या करोगे, जैसे मान लो पतन का पहला कारण आपने डाला, कारण भी सीक्वेंस में हो, पतन का पहला कारण डाला उत्तराधिकार, उत्तराधिकार का युद्ध लिख दिया, या उत्तराधिकार का गलत नियम लिख दिया, ठीक है, या उत्तराधिकार नियम में दोष लिख दिया, या दोषपूर्ण उत्तराधिकार का नियम लिख दिया, डिमेरिट इन दी रूल ऑफ सक्सेशन, ठीक है, तो दोषपूर्ण उत्तराधिकार का नियम लिख दिया। तो इसमें क्या है, 2-3 लाइन इस तरह से लिखना, और उसके बाद इसमें बुलेट पॉइंट बना के स्पेस दे के 3-4 पॉइंट लिख देना, उदाहरण, इसमें एग्जाम्पल देना। हमने लिख दिया कि मुगल काल में उत्तराधिकार का नियम दोषपूर्ण था, डिमेरिट्स था जो रूल ऑफ सक्सेशन था उसमें, एंड उसके बाद लिख दिया कि डिमेरिट ये था कि कोई परमानेंट रूल रेगुलेशन नहीं था, लाइक
earlier king of the Indian history, that the elder son will be successor, बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कोई अस्थाई नियम नहीं था। खुद बाबर ने, यहां पहला पॉइंट, खुद बाबर ने अपने 3 बड़े बेटे हुमायूं, अस्करी, हिंदाल, कामरान, नहीं याद रहा तो सीधे वहां भी शॉट मारेंगे कि खुद बाबर ने अपने छोटे बेटे हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित किया था, जबकि 3 बड़े बेटे उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। उसके बाद बात करना कि शाहजहां के टाइम पर, शाहजहां के समय में भी बड़ा बेटा दारा सिकोह था जो उत्तराधिकारी घोषित हुआ था, लेकिन इसके बावजूद औरंगजेब ने उसको मार के गद्दी ले ली। उसके बाद बात करना कि औरंगजेब के मरने के बाद भी जो उसके बेटे थे उनमें युद्ध हुआ उत्तराधिकार के लिए, और उसके बाद से जितने मुगल शासक हुए वो बिना रक्तपात के गद्दी पर आए ही नहीं, यानी रक्तपात उत्तराधिकार के नियम का अनिवार्य अंग बन गया। दैट्स ऑल। तो तुमने एग्जाम्पल भी दे दिए और उसको एग्जाम्पल को अलग से पॉइंट में दे दिया, और लास्ट में एक पंच भी मार दिया, बढ़िया पंच, क्या कि रक्तपात एक अनिवार्य अंग हो गया, यानी ब्लड जो था, मतलब युद्ध जो था, वॉर जो था, वो एक पार्ट बन गया किसका, मुगल काल में उत्तराधिकार का, कि जो भी आएगा पहले वाले को मार के आएगा। तो ये इसके साथ हमने इस पॉइंट को कंप्लीट किया। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए हम लिखते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इतना सिस्टमैटिक वे में जो हम बता रहे हैं ये सिखाएंगे नहीं। वहां आपके पास क्या देंगे हम, फैक्ट, कंटेंट, हिस्टोरियंस के नाम, बाकी कुछ पंच लाइन्स, कुछ स्टेटमेंट्स, हर एक टॉपिक पे आपको हम दे के भेजेंगे, लेकिन उसको अरेंज करना, सीक्वेंस में लाना, उस चीज को सीखना होगा डे टू डे मेरे साथ। और हम आपके साथ 1 दिन नहीं, 5 महीने तक लगातार हैं। जब मैं किसी बच्चे को बताता हूं कि फी जो है वो 5,000 है, 5,000 है, तो बच्चा मुझे फोन करता है और मुझे बताता है अपनी परेशानी, और मैं समझता भी हूं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि मैंने आपकी परेशानी को समझा और आपको कहा कि जो दे सकते हो उतना दे के ज्वाइन करो, लेकिन ये क्लास 5 महीने की है, 5 महीने की क्लास, और स्टैंडर्ड क्लास, हम दिन ब दिन आपको इंप्रूव करते जाएंगे। डांटे तो बुरा नहीं मानना है, कुम्हार का काम है डांटना, ठीक है। हम अंदर से सहारा भी देंगे और कभी कभी झुंझला के ऊपर से डांटेंगे भी आपको कि थोड़ा दिमाग बड़ा करो, दिमाग बड़ा करो। तो ये इसको लेके दुखी नहीं हो जाना है, डिमोटिवेट नहीं हो जाना है, ठीक है। जो भी भाई बहन है, चाहे बहन जो भी हैं, हम, मेरा काम है डांटना। हम आपको गलत ट्रैक से सही ट्रैक पे लाएंगे तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट आपके साथ आना होगा। हम ढीले हो जाएंगे तो आप महा ढीला हो जाएंगे, इसलिए जरूरी है एक स्ट्रिक्टनेस, वो हम बना के रखेंगे। वो है मेरे में, मैं बचपन से यही काम करता आया हूँ और हर तरह के स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक जाके पढ़ा आया हूँ। तो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर के आपके सजाना सिखा रहा हूँ। देखो, पानी पूरी फुटपाथ पे भी बिकता है और आजकल दिल्ली में 10 रुपया का 6 चल रहा है, गोलगप्पा, ठीक है। पानी पूरी या गोलगप्पा जिसको बोलते हैं, वो दिल्ली में 6 बिकता है, लेकिन गलती से किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे तो बड़े डिजाइन से टेबल के ऊपर बहुत एसी लगे हुए सिस्टम में एकदम डिजाइनदार प्लेट पे सजा धजा एक व्यक्ति आपको इतने अच्छे से परोस के देगा और बिल आपका क्या बना देगा, 500 रुपए के 6। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस उसमें भी पानीपुरी में वही आलू, वही मटर, वैसा ही होगा। प्रेजेंटेशन थोड़ा क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन और इंटेंशन, हम जान के प्रेजेंटेशन बोल रहे थे, होता प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन और इंटेंशन दोनों समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को, कि तुम्हारा इंटेंशन है कि तुम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स चाहते हो, इसके लिए क्रिएटिविटी दिखानी होगी। और प्रेजेंटेशन में क्या है, कंटेंट को सजाना होगा। एक जगह कर दिया मैंने उदाहरण, पहले बाबर की गलती दिखाई, फिर औरंगजेब के समय में दारा सिकोह की हत्या की बात की, फिर औरंगजेब के बच्चों के लड़ाई की बात की, जो मुअज्जम बहादुर सा प्रथम अंतिम गुड शासक, जिसके बारे में कह रहा था अंतिम अच्छा शासक है, जिसके बारे में कुछ अच्छा बोलने का मन करे, मुगल शासक, उत्तरवर्ती मुगल काल का वह शासक जिसके बारे में कुछ अच्छा कहने का मन करे, वो बहादुर शाह प्रथम है। ये कथन था सर सिडनी ओवन का, ओवन नाम है इतिहासकार का, उन्होंने, उनका कहना था।
तो उसके टाइम को दिखाया और उसके बाद एक ही लाइन दिखाया कि इसके बाद जो भी उत्तराधिकारी आए अपने पहले वाले की हत्या करवा के आए। तो रक्तपात एक अनिवार्य नियम हो गया, ठीक है। ब्लड शेड बिकम अ पार्ट ऑफ द रूल ऑफ सक्सेशन ऑफ मुगल एम्पायर। इसके साथ हमने अपना एंड किया। ये मेरा कोटेशन है, ठीक है, कि रक्तपात जो है उत्तरवर्ती मुगल काल में रक्तपात उत्तराधिकार, मुगल उत्तराधिकार के नियम का एक अनिवार्य अंग बन गया। ये कहीं से चोरी किया हुआ नहीं है, जो हम समझे और जिसको हम लिखा, ये कंक्लूडेड वर्ड है। और इसके साथ मैंने ये पॉइंट फिनिश किया। देखो, लिखने के बाद, आंसर लिखने के बाद तुम्हारा दिल यदि कहने लगे वाह, या कोई और भी तुम्हारा आंसर देखे, तुम्हारे सजाने का तरीका देख करके वो यदि वाहवाही कर दे, तो समझो कि तुम सही ट्रैक पे हो। डेकोरेट करने सिखा रहा हूं, सजाने बता रहा हूं, ज्ञान नहीं दे रहा हूं आज, इसलिए नोट नहीं करना है, फॉर्मेट सीखते जाओ। देखो, पहला फॉर्मेट क्या था? कोट था, कोट के अलावा उससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन था, या तो कोटेशन है या रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद जो मेन कारणों का वर्णन करना है, तो कारणों की एक फ्लोचार्ट या कारणों का एक मॉडल दे दिया। कारणों के मॉडल देने के बाद फिर उनके पॉइंट के एक्सप्लेनेशन में मैंने तरीका अपनाया कि थोड़ा सा पैराग्राफ और थोड़ा सा बुलेट। ये एक 2 3 4 लाइन का छोटा पैराग्राफ जिसमें हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बाद बुलेट पॉइंट सब में डालने की कोशिश। बुलेट पॉइंट में फैक्ट डालेंगे और पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन, यानी विश्लेषण और फैक्ट का तर्क मिक्स करना है। अब दूसरा नियम, जैसे मैंने दूसरा कारण देना था कि दूसरा कारण, एक तो उत्तराधिकार का नियम दोषपूर्ण था, और दूसरा योग्य उत्तराधिकारी का अभाव। मान लीजिए नियम गलत था, गलते नियम से कोई अच्छा शासक आ जाता तो, जैसे कि अजात शत्रु, भले ही बाप को मार के गद्दी पे बैठा, लेकिन था निकला इतना बढ़िया राजा कि एकदम इतिहास रच दिया, बेहतरीन बना दिया मगध को। अशोक को ही लीजिए, अशोक भी जबरदस्ती नियम को ताका पर रख के गद्दी पे बैठा, लेकिन ऐसा शासक निकला कि आज भी हम अशोक का धम्म पढ़ रहे हैं, अशोक के साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। तो शासन उत्तराधिकार के नियम दोषपूर्ण थे, ये तो एक कारण था ही था। लेकिन एक कारण यह भी था कि उस दोषपूर्ण नियम के बावजूद भी यदि कोई एक ऐसा शासक आ जाता जो ताकतवर होता, जो योग्य होता, तो संभाल लेता मुगल को, जैसे कि हुमायूं ने बाद में संभाला, जैसे कि औरंगजेब ने भी संभाला। वो भी गलत उत्तराधिकार से आया था, गलत नियम से आया था, लेकिन संभाला तो उसने, साम्राज्य को सुदृढ़ता पूर्वक संभाला क्योंकि उसमें क्षमता थी। तो यहां पे वो यदुनाथ सरकार की जो कमेंट है इस संदर्भ में ही है, योग्य उत्तराधिकारी या योग्य शासक का अभाव। अब जब ये लिख रहे होंगे तो सावधानी से लिखेंगे, क्या कि सारे शासक अयोग्य नहीं थे, ठीक है। सारे शासक जो रूलर्स थे, ऑल रूलर्स जो थे, वो सबके सब फुललेस नहीं थे। तो हमें यहां पे एक टर्म यूज करना होगा कि उत्तर मुगल काल में जो शासक आए, देखो एक सीख लोगे क्वेश्चन ना, तो बाद के प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक नमूना सीख लोगे तो दूसरों में प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके बाद तुम दूसरे क्वेश्चंस को फ्रेम करना बहुत इजीली तुम फ्रेम कर दोगे। मेरा काम होगा सिर्फ एक्सप्लेनेशन, मेरा काम होगा स्टैंडर्ड कंटेंट और स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सामने करना, और फिर आप एक बेहतर आंसर लिखने खुद ब खुद सीख जाओगे। तरीका वही होता है, फॉर्मेट एक बार सिखाया जाता है, आप फॉर्मेट बनाना सीख जाते हो, देन उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होती। तो उत्तराधिकार का नियम ऐसे लिखना है, योग्य शासक का अभाव है, तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन देना है योग्य शासक के अभाव में, वो एक्सप्लेनेशन आपका बिगिनिंग से नहीं देना है, आपको बताना है कि उत्तरवर्ती मुगल काल के जो शासक थे वो अयोग्य थे। फिर कैसे अयोग्य थे आपको साबित करना होगा। लंपट मूर्ख वाला पॉइंट डालिए, घृणित कायर वाला पॉइंट डालिए, रंगीला वाला पॉइंट डालिए, और उसकी कमियां दिखाइए। तो जब लंपट मूर्ख, घृणित कायर, रंगीला बादशाह और उसके बाद वाले भी जो है उनमें भी दिखाइए कि अन्य शासक भी जो आए थे नशेड़ी थे जैसे, उनका उनका नाम का जिक्र करिए। उत्तरवर्ती मुगल शासकों में इतिहासकारों ने जो नाम दिए हैं, जैसे जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा है, इसके पीछे कारण था कि वह योग्य नहीं था, उसको शासन के कार्यों में रुचि नहीं थी, उसके नाम पर वजीर शासन चला रहे थे, तो वो सिर्फ नाम मात्र का शासक था। घृणित कायर की बात करिए, तो इस तरीके से 4 5 पॉइंट में उस मेन टर्म्स लिख के साबित कर दीजिए कि कैसे बाद वाले सब के सब
बेवकूफ थे, उसकी बेवकूफी दिखाई है यहां पे, तब जाके योग्य शासक का अभाव होगा। जब हम तीसरे पॉइंट पे आएंगे और तीसरे पॉइंट पे हम दिखाएंगे आमिर का, यानी आमिरों का षड्यंत्र, तो एक्सप्लानेशन में हम लिखेंगे कि जो उत्तरवर्ती मुगल काल के जो आमिर थे वो तीन गुटों में बटे थे। ईरानी गुट था, तुरानी गुट था और हिंदुस्तानी गुट था। और ये तीनों गुटों में प्रतिस्पर्धा थी। ये अपनी कठपुतली बनाना चाहते थे और अपनी कठपुतली सरकार बनाकर खुद वजीर बन जाना चाहते थे और वजीर बनकर कर शासन खुद चलाना चाहते थे। ठीक है, खुद चलाना चाहते थे। इतना एक्सप्लेन जैसे कर दिया आपने कि खुद चलाना चाहते थे शासन, उसके बाद तुरंत आ जाइए वो पॉइंट डालिए किसका, जहांदार शाह का। तो आपको यहां पे लिखना होगा कि कैसे जहांदार शाह नाम का व्यक्ति जो इस गुट का था, गुट भी उसका बता दीजिएगा कि जहांदार शाह किस गुट का थी। गुट ना मिलता हो, ना पता हो, मान लो जहांदार शाह का गुट नहीं बताया तुमको, तो लिख देना जहां, सीधा पहला पॉइंट लिखना जैसे जहांदार शाह ये एक आमिर थे और षड्यंत्र करके इसने जहांदार शाह को बादशाह बनाया और जहांदार शाह को कठपुतली बना के ये खुद अपने आप को एज अ बादशाह की तरह स्थापित करने में लगा रहा, जिसका गलत मैसेज दूसरे आमिरों को गया। अब दूसरे आमिर भी चाहने लगे कि जैसे जहांदार शाह को गद्दी पे बिठा के, जहांदार शाह को गद्दी पे बिठा के जुल्फिकार खान नाम था क्या, जुल्फिकार खान खुद वजीर का एंजॉय कर रहा है पोस्ट, वैसे दूसरे भी चाहने लगे। फिर दूसरा पॉइंट दे रहा है किसका, सैयद बंधु द किंग मेकर, छह 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 शहजादों को मुगल की गद्दी पे बिठाना और जो उनके फेवर में ना हो उनकी हत्या करवाना। जैसे जहांदार शाह की हत्या सैयद बंधु ने करवाया, जुल्फिकार खान की हत्या सैयद बंधु के इशारे पर फर्रुखसियर ने किया। तो ये षड्यंत्र और हत्या की जो परंपरा, जो सिलसिला शुरू हुआ, इसमें सबसे बड़ा जो सूत्रधार थे ये आमिर थे, आमिरों का षड्यंत्र। ठीक है, आमिरों का षड्यंत्र बहुत बड़ा कारण था मुगलों के पतन का। उत्तरवर्ती मुगल काल में मुगलों के पतन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे आमिर। तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताना होगा किसकी किसके जिक्र किए, जुल्फिकार खान का जिक्र कर दिए आप, सैयद बंधु का जिक्र कर दिए, निजामुल मुल्क का जिक्र कर दिए। वहां लिख भी देंगे कि निजामुल मुल्क कुछ हद तक ईमानदार था, लेकिन कहीं ना कहीं वजीर बनने की ख्वाहिश उसकी भी थी, इसलिए उसने षड्यंत्र में हिस्सा लिया था, सैयद बंधुओं की हत्या करवाई थी। तो हत्या करवा के किसी की कब्र पर अपनी सफलता का परचम लहराना, यह सिलसिला आमिरों की देन थी। देखो डायलॉग भी याद रखना होगा, किसी की कब्र पर किसी की हत्या करके खुद की सफलता का परचम लहराना, जैसे खुद को वजीर बना देना या अपने कठपुतले को बादशाह बना देना, यह सिलसिला शुरू किया आमिरों ने। तो गलत काम का गलत नतीजा, ये षड्यंत्र का सिलसिला शुरू हुआ तो उसका कोई अंत ही नहीं था और उसका अंत मुगल के अंत के साथ ही अंत हुआ। ठीक है, जब षड्यंत्र चलता रहा, शेर के ऊपर सवा शेर आते रहे। पहले जुल्फिकार खान शेर थे तो उसके ऊपर सैयद बंधु शेर हो गए और सैयद बंधु को निपटा दिया निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क साथ तेज निकला, वो मोहम्मद शाह को पटा के अलग से हैदराबाद नाम का स्वतंत्र राज्य बना लिया। और निजामुल मुल्क के बाद फिर कई तरीके का, ठीक है, कई तरीके के जो षड्यंत्रों का पर्दाफाश हुआ, सब आमिरों की देन थे। तो ये एक 3 पॉइंट बहुत बेहतर आपने डील कर दिया। उसके बाद फिर अब औरंगजेब को भी नहीं छोड़ेंगे, औरंगजेब की दक्षिण नीति पे चर्चा करेंगे, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए जो मैं आपको बताऊंगा। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें औरंगजेब की दक्षिण नीति बताऊंगा। ठीक है, चलिए, यह भी एक पॉइंट है, विदेशियों का आक्रमण, धन की लूट, वो भी एक पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद आपको पॉइंट खुद ब खुद दिमाग में आने लगेगा। सही ध्यान से यदि मेरे भाई बहन आप लेक्चर सुनेंगे ना, तो लेक्चर सुनने के बाद ये तरीका सिखाना बहुत जरूरी था। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास दवा होती है और आप उसका उपयोग नहीं जानते हैं। ठीक है, और एक छोटी सी कहानी है, एक बच्चा जो है 12th पास करने के बाद रसिया चला गया और उस बच्चे के घर में उसकी माँ ही थी, सिर्फ बूढ़ी माँ, और उसने पूरा खर्च किया पैसा और अपने बच्चे को रूस भेजा डॉक्टर बनने के लिए। बच्चा वहां से 12-14 बरस के बाद रूस से लौटा और रूस से लौट के आया था माँ के पास।
संजोग से कोरोना का टाइम चल रहा था, बच्चे को बुखार था। बुखार से नहीं मरा वो बच्चा, रात भर बुखार से हलफ रहा था, बेड पे पड़ा था। और उसकी माँ उसके पास ही थी, वो भी रो रही थी बेटा उठ जाए। और वो बार बार माँ को बोलता था माँ आओ, आओ माँ आओ। और वो बेचारा बार बार आओ बोले तो माँ बस बगल में आके माथा उसका सहलाए, बोले बेटा हम आ गए, बोलो ना बेटा हम आ गए। और बार बार चिल्लाए आओ आओ। सुबह जब डेथ हो गई, उसके मित्र लोग आए, रसिया से एक दो लोग जो थे, वो भी मित्र थे इसके आसपास रहते थे, वो आए। और उसने पूछा कि क्या हुआ था लास्ट में, क्या कुछ बोल रहा था। तो उसने बोला आओ आओ बोलता था, कभी भी पानी नहीं मांगा उसने। दरअसल आओ मतलब पानी होता था। वो जो कहानी में है, अब रसियन हम नहीं जानते, उस कहानी में लिखा है बगल में ही पानी का ग्लास और लोटा था। मां उसको दे नहीं पाई, बिकॉज उसको ये नहीं पता था कि ये पानी देना था। और तब जाके वो बताया तो मां छाती पीट पीट के रोते रही कि आओ आओ कहले पुता कबहू न मांग ले पानी। सब कुछ हमारे पास ही होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन, कंटेंट, नोट्स, बुक, पीडीएफ, फलना सर का नोट्स, ढगनमा सर का नोट्स, चिलनमा सर का नोट्स, सब होता है। वो सब आऊ बन के रह जाता है, पानी नहीं बन पाता, क्योंकि हम आऊ को पानी के तरह सजाने नहीं सीखते। तो कोई बताता भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा तिलस्म है ये, तरीका है, किसी ने सलाह नहीं दिया ऐसा। और आप जो ढर्रा अपनाए हुए थे, कौन सा ढर्रा, ग्रेजुएशन वाला ढर्रा कि लिख दो बस, भर दो पन्ना, छाप दो पन्ना। भाई गला काट प्रतियोगिता है, एक एक पोस्ट के लिए 800 लोग दावेदार हैं, 800 में से आप ही को क्यों चुना जाए। इस क्वेश्चन का आंसर 800 लोग लिखेंगे, मान लीजिए 800 ने, 800 का तो मतलब पीटी दे रहा है, मान लीजिए 400 लोग जाए तो 10 लोग लिखें, तो 10 में से आप ही को क्यों ज्यादा नंबर दिया जाए। 10 क्या, आप ही एगो मुगल का पतन जानते हैं। अब बाकी जो लिखने आया है मेन मुख्य परीक्षा, वो कभी मुगल का पतन नहीं पढ़ा था। ये भरम में मत जाइएगा, हर कोई मुगल का पतन पढ़ के आया था। यदि मुगल का पतन आएगा तो सब लिखेगा, कोई सादा छोड़ के नहीं आएगा, हर कोई 6 पन्ना 7 पन्ना भर के आएगा। तो क्या सब सब टॉपर हो जाएगा, या सबको मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं। तो कोई एक को ज्यादा मिलेगा ना, किसको और क्यों, ऐसा क्या लिख देगा कि उसको ज्यादा मिलेगा। तो बस तरीका देख लो, लिखने का तरीका, यदि जो तरीका मैं बता रहा हूं यदि ऐसे लिखते हो तो तुम्हारा खुद तुम संतुष्ट हो गए कि तुमने बेहतर लिखा है। यानी बुलेट पॉइंट भी डाला तुमने, पैराग्राफ भी डाला तुमने, ठीक है, और पॉइंट्स के साथ ये जो तुम्हारा बुलेट पॉइंट्स है, सच में बुलेट का काम करेगा। क्यों, तुम खाली फिलॉसफी नहीं डाल रहे हो, सब में क्या डाल रहे हो, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डाल रहे हो। यहां तुमने बाबर की बात की, कामरान अस्करी हिंदाल की बात की, यहां तुमने औरंगजेब दारा सिकोह की बात की। तो जो तुम पॉइंट डाल के इसके एग्जाम्पल से साबित करोगे, यही तुमको औरों से विशिष्ट बनाएगा। सीखते सब हैं, इंप्लीमेंट कम लोग कर पाते हैं, तो तुम अपने को इंप्लीमेंट लेवल पे ले जाओ, ठीक है। तो ये अभी हम कह रहे थे कि बच्चा एक कह रहा था लिखें कि नहीं, नहीं हम लिखने के लिए आज क्लास नहीं है। जिस दिन लिखने की क्लास होगी ना, थका हारा होगा और पढ़ाने का मन नहीं होगा और फिर भी क्लास लेना ही है, तब उस दिन मैं कह दूंगा भाई कि चलो लिखो, नोट्स लिखा रहा हूं। ऑनलाइन क्लास है ये, यहाँ पे लिखा हुआ चीज जो मैं लिखाऊंगा वो लिख के दे के आपको भेज नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ लिखाने उखाने का काम नहीं चलेगा, मेरा लेक्चर होता है, लेक्चर को सुनना होता है। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। हमने सिर्फ 2-3 नमूना बताया, इस तरह से सारे पॉइंट को डिटेल करेंगे। और इसके बीच में यदि कोई मैप, कोई डायग्राम आगे सेट हो सकता है, इसमें तो नहीं होगा लेकिन कहीं सेट हो सकता है, तो हम उसको भी सेट करेंगे, ठीक है। एक मैप तो जरूर डाल सकते हैं, क्या एक मैप दिखा सकते हैं बना के, हम आपको मैप बताएंगे वो वाला कि जब औरंगजेब के समय पे मुगल साम्राज्य कितना बड़ा था, ठीक है, औरंगजेब के समय पे मुगल साम्राज्य कितना बड़ा था, ठीक है। और फिर हम ये भी बताएंगे कि जब लास्ट मुगल बादशाह आए थे तो उसका उसका कितना बड़ा साम्राज्य था। यानी अंतिम में सिर्फ लाल किला ही रह गया था, अंतिम मुगल शासक का साम्राज्य जो था वो सिर्फ लाल किला के अंदर रह गया था, इतना बड़ा नहीं, मक्खी के इतना। और जब उससे पहले का शासन था तो इतना बड़ा था। तो पतन होने के बाद कैसे सिकुड़ गया मुगल मुगल का साम्राज्य, उसको आप इंडिया का मैप बना के, यदि आप अच्छे मैपिस्ट हैं तो आप एक एक मैप तो ऐसा दिखा सकते हैं कि एक ही बक्से में 2 मैप बनाएंगे,
एक बक्सा बड़ा सा बना के दो भाग में बांट के फट से खींच दिए, जैसे एकदम सिंपल सा नहीं होता, ऐसे खींच दिए पूरा ऐसे क्लियर करके, और उसमें दिखा दिए, इधर उधर लिख दिए, इधर काबुल तक, मतलब चारों दिशा दिखा दिए, उत्तर में कहां तक, दक्षिण में कहां तक, पूरब में कहां तक, पश्चिम में कहां तक। एक्चुअल मैप इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट। जो आप लेबलिंग कर देंगे ना चारों तरफ की, कहां से कहां तक, और बीच में आप कैसे गोला घेर दिए, एक्यूरेसी मैटर नहीं करता मैप का, लेबलिंग मैटर करता है। और लेबलिंग करके यदि दिखा दिए, बस ये पता चल जाए एग्जामिनर को कहना क्या चाहते हो, ये पता चल जाए एग्जामिनर को कि मैं कहना चाहता हूं सर कि पहले साम्राज्य बड़ा था औरंगजेब तक, और उसके बाद से साम्राज्य धस धसा के, अगले पॉइंट में दूसरे में छोटा सा एकदम गोला बना, भारत का नक्शा बना के, और उसमें छोटा सा ऐसे भारत का नक्शा जो भी है बना दो, और उसमें गोला एकदम ऐसे पॉइंट दिखा के, पॉइंट देके लिख दो मुगल साम्राज्य। मतलब अंतिम मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य कितना बड़ा था, लाल किला इतना था। यानी जो साम्राज्य कभी आधा से अधिक भारत पे राज कर रहा था, वो सिर्फ लाल किला तक समेट गया। ये भी एक छोटे से बक्से में दिखाने लायक मैप है। पतन की बात कर रहा था ना, तो पतन दिखा भी दिए उसको। नहीं करेगा ऐसे कोई। आज तक में से कई लोगों ने मेंस दिया होगा या आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी होगी, उसने ये इस तरीके का अप्रोच नहीं अपनाया होगा, ये मुझे पूरा यकीन है इस बात का। यदि आप में से ऐसा करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए अब हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा यह है कि हमने आपको बहादुर शाह जफर द्वितीय तक पढ़ाया था। आज जो टॉपिक है वो है नए राज्यों का, ऑटोनोमस स्टेट का उदय। इसमें हम कुल मिलाकर के 8 स्टेट समझाएंगे। यहां जब हम स्टेट समझाने लगे, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोर्ड पे लिखें, वो नोट कर सकते हैं। जैसे मेरी एक बहन पूछ रही थी कि क्या नोट कर सकते हैं, क्या लिखना है, तो हम बता देंगे क्या लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हम बोर्ड पे नोट करें, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि नोट्स में वो सारा कुछ हो। लेकिन जब हम बोल रहे हो, लिख नहीं रहे हो, जब हम बोल रहे हो तो आप भी रुक जाइए। ये बोल रहा है तो हम सुनते हैं इसको। जब ये बोर्ड पे लिखने लगे, ये हम दोनों के बीच की केमिस्ट्री है। हम दोनों एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको एक इशारा दे रहे हैं कि कब आपको लिखना है और कब आपको सिर्फ सुनना है। सुनना तब है जब हम आपकी आंखों में आंख देख डाल के देख बता रहे हो, आई कांटेक्ट के साथ कुछ कह रही हो, तो आपको सुनना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है, पूरे ध्यान से, इधर उधर नहीं देखना है। ठीक है। इधर उधर से संबंधित एक छोटी सी बात है। एक बहुत अच्छा पुजारी था, वो पूजा कर रहा था, पूजा कर रहा था, और उसका ध्यान कहाँ था, वो पूजा, ओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, चाय उफन रहा है देख लो, ओ जय अभी तो ये नहीं होना चाहिए। या तो आप हनुमान चालीसा पढ़ लो या चाय जलने से पहले बचा लो। मतलब ध्यान उसका चाय पे था कि चाय उबल रहा है, और पढ़ रहा है हनुमान चालीसा। 2 लाइन हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और आधा ध्यान उधर दे रहा है। तो ध्यान थोड़ा कंसंट्रेट करने का मतलब ये होता है कि चाय जलने दो, चाय जाए भाड़ में, या पहले से चूल्हा बंद करके आओ तब बैठो हनुमान चालीसा लेके। मतलब पूरा कंसंट्रेट यहां रखना सुनने पे। लिखने वाली बात जहां पर आएगी वो जरूर लिखना है। जैसे एक पॉइंट लिख लो, हम लिखा रहे हैं, डायलॉग कहीं पे लिख लो, यदुनाथ सरकार ने कहा है, यदुनाथ सरकार का डायलॉग लिख लो कहीं ऊपर में, ऊपर वाला जो पेज नहीं होता चौथैया का, पन्ना के ऊपर जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे ऐसे लिख लो एकदम, जब सोना को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करे। ठीक है, जब सोना को ही जंग लग जाए, जब स्वर्ण को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा। ये यदुनाथ सरकार का कोटेशन है। दूसरा आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ वो पॉइंट हम बता रहे हैं। पॉइंट है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे, अंतिम मुगल सम्राट, जिनकी बहू आज भी हावड़ा ब्रिज के पास चाय का एक रेड़ी पटरी पे काम चलाती है। बीच में उसका एक आर्टिकल छपा था, पढ़ा था मैंने। वो उसके पास सारा प्रूफ है कि वो बहादुर शाह जफर की पतोहू है। ठीक है, और बेचारी, बुरे दिन है उसके, पतन के बाद ऐसे ही दिन होते हैं। तो जो बहादुर शाह जफर थे, जफर उनका उपनाम था, बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम था जफर, उस नाम से वो शायरी लिखते थे। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है, याद भी रखना है, कि जब सरकार ने उनको गिरफ्तार किया 1857 के विद्रोह को भड़काने के लिए उसको गिरफ्तार किया गया। दर्द दास्तान ये था कि वो सांप छछूंदर के फेरे में फंसे थे। क्या, जब विद्रोही लाल किला में घुस गया और विद्रोहियों के हाथ में हथियार था, 5 बजे सुबह घुसा था,
और बहादुर शाह जफर जो थे नमाजी थे, 5 वक्त के नमाजी थे, और सुबह सुबह वो नमाज पढ़ रहे थे और उसी समय विद्रोही घुस गए किला के अंदर। हंगामा मच गया, विद्रोही आ गए, विद्रोही आ गए, विद्रोही आ गए। और उस हंगामे से ये 5 वक्त के नमाजी साहब, शायर, शायरी बहुत खूबसूरत लिखते थे, ठीक है, जफर के नाम से शायरी लिखने वाले साहब, ये डर गए और डर करके विद्रोहियों के पास आए। पहले सोचा अंग्रेज को इन्फॉर्म करें, लेकिन जब विद्रोहियों ने घेर लिया तो इनको लगा कि अब विद्रोही मुझे मार देंगे और किला को लूट लेंगे, मार देंगे जान से और किला लूट लेंगे, हमारे धन संपत्ति बहुएं लूट जाएंगे। लेकिन विद्रोहियों ने इसके पास एक प्रपोजल रखा, क्या, कि यदि आप सरकारी मोहर पे ये अनाउंस कर देते हो, आप अपने मुगल बादशाह के मोहर पे ये ऐलान करते हो कि विद्रोह का मैं नेतृत्व स्वीकार करता हूं, तो हम आपके अधीन रह के लड़ेंगे अंग्रेजों से। मरता क्या नहीं करता। यदि वो मना करता तो विद्रोही इसको भी मार देते और पूरा किला लूट लेते। तो मजबूरी में उसने एक जो मुगल सल्तनत का फरमान था, उस फरमान पे मुहर लगा दी और मुहर में खुद को नेता घोषित कर दिया विद्रोह का। ठीक है, फरमान पर जो मुहर लगाया, नेता घोषित किया, विद्रोही कॉन्फिडेंस में आ गए, खुल के दिल्ली लूटा, बहुत सारे अंग्रेजों को दिल्ली में मारा, बहुत सारे अमीरों को दिल्ली में मारा। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज सेना आ गई और ये पकड़े गए, सबके सब मारे गए, तो बहादुर शाह जफर अंग्रेजों को बहुत कन्विंस करने की कोशिश किया कि साहब हम मजबूरी में इनके साथ हो गए थे। क्यों? क्योंकि ये जो थे, ये बंदूक की नोक पर हमें अपना नेता बना लिया। लेकिन अंग्रेज इसको नहीं माने। अंग्रेज को लगा कि तुम शुरू से ही विद्रोही हो। शुरू से ही बहादुर शाह जफर को रिस्पेक्ट नहीं देता था अंग्रेज, रिस्पेक्ट के लायक भी नहीं थे। ये सब के सब घृणित, कायर, लंपट, मूर्ख सब। इनको अपना स्ट्रेंथ ही नहीं था कुछ। ठीक है, अपना कुछ स्ट्रेंथ रखोगे तभी रिस्पेक्ट देगा दुनिया। इसके पास अपनी कोई ताकत ही नहीं थी। किला के अंदर का ही बस बादशाह बने बैठा था, रोज सूत उठ के सज धज के बादशाह बन के बैठ जाता था। प्रजा का पता ही नहीं, राजा साहब बादशाह बने बैठे। तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने जब कैद किया, तो कहां, किस जगह कैद किया, ये इंपॉर्टेंट है, पीटी में पूछ सकता है, लिख लीजिए। रंगून में, म्यांमार रंगून में निर्वासित कर दिया। और 1862 में रंगून में ही इसकी मृत्यु हुई। अंतिम तक पिटीशन देते रहा कि अंतिम सांस दिल्ली में लेने दो। मरना चाहते थे ये दिल्ली में, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने एक नहीं सुनी इसकी। और इसी रंगून में मरना नहीं चाहते थे, इसलिए अंतिम शायरी में उसने लिखा था कि मुझे जो है अपने वतन का दीदार करना था। अपने वतन, वो जो शायरी था ना, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए 2 इंतजार में। वो इंतजार और आरजू किसी मासूका महबूबा का नहीं था उनका। बुढ़ापा में क्या वो सब करते, ये आरजू और इंतजार उसका जो था, वो अपनी अहले वतन, अपनी मिट्टी का इंतजार था। वो अपनी मिट्टी में दफन होना चाहते थे, अपनी मिट्टी में मरना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज जानबूझ के उसको वहीं दफन किया, रंगून में, और वहीं मरने दिया उसको। क्योंकि 1857 का जख्म जो था, वो अंग्रेजों को बहुत ज्यादा तीखा महसूस हुआ था, स्वाद। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया आज का जो हमने डिस्कस किया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो जो किंग मेकर है, उस पे भी क्वेश्चन आता है। किंग मेकर पे क्वेश्चन आता है। सैयद बंधु, हिंदुस्तानी गुट के आमिर जो थे, उनके बारे में क्वेश्चन ये आता है कि जो किंग मेकर थे, कुल कितने बादशाहों को बनाया बादशाह, कितने शहजादों को बादशाह बनाया। तो जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधु, द किंग मेकर ऑफ मुगल एम्पायर, 6 शहजादों को बादशाह बनाया। सैयद के टाइम पे, सैयद बंधु के टाइम पे, आपको दोनों सैयद का नाम भी याद रखना चाहिए। तो कहीं पे लिख लीजिए दोनों सैयद का नाम। क्या क्या नाम था? एक बने थे मीर बख्शी, याद है ना आपको, और दूसरे बने थे कौन? एक बने थे मीर बख्शी, मीर बख्शी मतलब सेना नायक, और एक बने थे वजीर अब्दुल्ला खां, सैयद अब्दुल्ला खां, सैयद अब्दुल्ला खां।
ठीक है, सैयद में 2 य होगा। सैयद अब्दुल्ला खां, ये बने थे, फर्रुख सियर ने इसको वजीर बनाया था। और एक और थे, दूसरे जो थे हुसैन अली खां, सैयद हुसैन अली खां, हुसैन अली खां, ये बने थे मीर बख्शी। कहीं पे लिख लीजिए, जो मीर बख्शी होता है ये सेना नायक होता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो सेना नायक थे, सेनापति, सेना नायक, चीफ डिफेंस ऑफिसर, जो हमारे अभी शहीद हो गए बेचारे, वैसे ही थे मीर बख्शी, सेना नायक। ये सैयद बंधु ने 6 शहजादों को बादशाह बनाया। तो उन छबों का नाम जान लीजिए कि कौन कौन थे। 2-3 नोन हैं क्योंकि वो ज्यादा दिन रहे, और 2-3 ऐसे हैं जो अननोन हैं क्योंकि वो 1 दिन, 2 दिन, 1.5 दिन में निपट लिए। जो जल्दी मर गए उनको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो देर तलक रहे उनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो देर तलक रहने वालों में एक, सबसे पहले उन्होंने रफी-उद-दर्जात को ट्राई किया था, रफी-उद-दौला को, सॉरी, रफी-उद-दौला। किसी कुछ पूछना है? रफी-उद-दौला। और दूसरा जो थे रफी-उद-दौला के बाद रफी-उद-दर्जात, तो रफी-उद-दौला, रफी-उद-दर्जात, और इनके बाद आए थे वही फर्रुख सियर, घृणित कायर, फर्रुख सियर। और फर्रुख सियर, जब फर्रुख सियर के बाद दूसरे आए थे, उनका नाम था नेक सियर। ठीक है, फर्रुख सियर से पहले ही ट्राई किया था उसको कुछ समय के लिए, नेक सियर, ईयर इसका नहीं पता, सियर का, नेक सियर। नेक सियर के अलावा 2 और नाम है, वो है मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद शाह, मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद शाह। तो इन 6 लोगों को शहजादा से बादशाह की गद्दी पर बिठाए। मुगलों के दरबार में शहजादों की कमी नहीं थी क्योंकि मुगल शासक बड़े शौकीन, रंगीन मिजाज के थे, तो बहुत सारे शहजादा पैदा कर रखा था उन्होंने। और शहजादों की संख्या इतनी थी कि उनमें से चुन चुन के अमीर, कोई कोई को जो बेवकूफ शहजादा था उसी को चुनते थे वो, कि आओ तुम्हें मुगल बादशाह बनाए। तो ये 6 लोग थे जिनको सैयद बंधुओं ने ट्राई किया था मुगल बादशाह बनाने के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल की क्लास होगी आपकी, और कल हम एक नए क्वेश्चन, और कल वाला क्लास जो होगा ना, पूरे मॉडर्न की जान है वो। यदि मॉडर्न हिस्ट्री को किसी बच्चे को ध्यान से सीखना है, समझना है, रटना नहीं है, समझना है, तो कल हम 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लेक्चर देंगे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो मेन देसी राज्य थे, जैसे कि अवध, उसके बारे में पूरी जन्म कुंडली, कहां से कहां तक उसका, कहां से कहां तक अवध राज्य था, मैप बना के आपको दिखा देंगे उन सबको। और साथ ही साथ समझाएंगे कि अवध कैसे बना, कौन था जो अवध को एक स्वायत्त ऑटोनोमस स्टेट बनाया, अवध के कौन कौन से नवाब हुए, और अवध जब अंग्रेज का हिस्सा बन गया तो अंतिम नवाब कौन हुए, किसको मार के भगा के अंग्रेज इसको अपने में मिला लिया। तो इस तरह से 565 देसी राज्य तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसमें से कम हम 6-7 जरूर पढ़ सकते हैं, खास करके जो मोहम्मद शाह के टाइम से अलग होते गए उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जैसे मैसूर पढ़ेंगे, मराठा पढ़ेंगे, हैदराबाद पढ़ेंगे, ठीक है, निजाम पढ़ेंगे, भरतपुर का शासक पढ़ेंगे, कुछ राजपूत राज्य पढ़ेंगे। तो जो मेन राज्य थे, बंगाल पढ़ेंगे, उनको हम कल देखेंगे, और उनसे अंग्रेज इनसे कैसे निपटे ये भी हम कल समझेंगे। चलिए, आज की क्लास इतनी ही है। उम्मीद करता हूं कि आंसर राइटिंग में थोड़ी क्रांति आएगी, अभी नहीं लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते जैसे पीटी खत्म होगा उस तक हम चाहते हैं कि पीटी होने तक में आप निपुण हो जाएं आंसर लिखने में। उसके बाद मैं रोज आपको आंसर लिखने के लिए दूं, कंटेंट भी दूं, तरीका भी बताऊं, आप लिखें, मुझे भेजें, और तब तक हम सक्षम हो जाएं आपको चेक करके रिप्लाई करने में। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका सहयोग भी बना रहे। तो जो लोग सक्षम हैं वो जरूर सहयोग करें पूरा, और जो बहुत दुख में हैं उनसे जितनी जो क्षमता बन पड़ती है वो आप मदद कर सकते हैं। जिनसे बिल्कुल नहीं बन पड़ती है, कोई बात नहीं, हम मैनेज करेंगे। चलिए, कल मिलते हैं आपसे।